नमस्कार दोस्तों, तपस्या की कथा का भाग 6 प्रस्तुत है। साधना की जंग यहीं समाप्त नहीं हुई थी। जैसे तैसे उसके पति से पीछा छुड़वाया और माता पिता को एहसास हो गया कि अब ये यहीं रहने वाली है। अब तो साधना पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था। समाज के तानों से अधिक माता पिता की निगाहें उसे पीड़ित कर रही थीं। भाई भी विवाह के योग्य हो चुके थे, अच्छा पैसा कमा रहे थे, परंतु मन में एक बात दबाए बैठे थे कि जब उनकी विवाहिता आएगी तब तलाकशुदा बहन के साथ कैसा व्यवहार करेगी। यही प्रश्न उसके माता पिता के मन में भी उन्हें झकझोर रहा था। बहू जल्द ही आ गई। जब बहुएं आ गईं तो पति के साथ घर से बाहर अलग भी रहने लग गई। किसकी गलती रही, इसके लिए कोई विश्लेषण नहीं किया जा सकता। हमारा उद्देश्य यह नहीं है। उनके जीवन पर भी विभिन्न प्रकार की बातें चल रही थीं। नववधू के लिए नए ससुराल में स्थान बनाना कोई आसान बात नहीं होती है। वह एक विभिन्न परिवेश से आती हैं। समय का तकाजा है कि परिस्थितियां रिश्तों पर कब और कैसे भारी पड़ जाती हैं, यह तब समझ आता है जब सारी आयु बीत चुकी होती है। फिर भी हम चाहे किसी को भी कसूरवार ठहराएं, समय सबको अपना जीवन जीने की कला सिखा ही देता है। तपस्या का मायका उससे छूटता जा रहा था। किसके पास समय बचा था दूसरों की समस्याओं का समाधान तलाशने का। वास्तव में तैरने वाला ही जानता है पानी का बहाव कैसा है। छोटे छोटे कामों को लेकर घर से करते हुए तपस्या ने अपने बच्चे को पाला। पति की आय के मुकाबले परिवार बड़ा था। एक चॉकलेट खरीदने के लिए तपस्या को सोचना पड़ता था। पूरी योजना बनानी पड़ती थी अपने बच्चे को छोटी सी चीज़ दिलवाने के लिए भी। पति के साथ समझौता करने वाली नारी की यही मजबूरी हमेशा से रही है और लगभग न कमाने वाली स्त्रियों की स्थिति आज भी वैसी ही है। दूसरी तरफ साधना अलग रहकर भी मायके से छोटी सी नौकरी कर रही थी। बच्चे को उत्तम शिक्षा देने का तथा उसका परवरिश करने को उत्तम बनाने की जद्दोजहद में लगी हुई थी। साधना को बेटों और बहुओं को घर से अलग रहने के लिए जिम्मेदार ठहराया जाने लगा। माता का आक्रोश बढ़ता जा रहा था। अति की अति भी कभी ना कभी तो समाप्त हो ही जाती है। साधना की एक सखी जो घर से अलग कहीं दूसरे शहर हॉस्टल की वार्डन की नौकरी कर रही थी, वह उसे अचानक छुट्टियों के समय एक बार बाजार में मिली और उसने अपनी इस नौकरी के बारे में साधना को जब बताया तब साधना ने अपने पिता से इस विषय पर चर्चा की। कोई लड़की अकेली रह रही हो तो चारों तरफ से उसकी ओर निगाहें टिकी रहती हैं। नजरें देखभाल कर सम्मान की नहीं बल्कि ईर्ष्या, नफरत और वासना की रहती हैं। आज भी हम चाहे कह लें हम बहुत तरक्की कर चुके हैं, स्थिति आज भी कुछ ज़्यादा बदली नहीं है। स्त्री को स्वयं ही झांसी की रानी बनकर रहना पड़ता है। साधना की स्थिति भी ऐसी ही थी। घर में आते ही बुरे शब्द सुनने को मिलते थे। तब साधना ने पिता से उस वार्डन की नौकरी के बारे में चर्चा करके उनसे वह नौकरी करने की इजाज़त ले ली। वहीं उसका आत्मनिर्भर होना भी अवश्य लगने लगा था पिता को। पिता कितने साल जीवित रहते थे। उन्होंने साधना को इस नौकरी के विषय में पता करने की अनुमति दी और कुछ समय के पश्चात साधना को वार्डन की नौकरी मिल गई। क्योंकि साधना अच्छी पढ़ी लिखी और बहुत ही होशियार लड़की थी, परंतु वहाँ वह अपने 7-8 साल के बच्चे को साथ लेकर नहीं जा सकती थी। साधना का हॉस्टल लड़कियों का था। साधना के लिए पुत्र ही उसका एकमात्र जीवन का सहारा भी था। परंतु जो लड़की आज तक कभी स्वयं किसी रिश्तेदार के घर भी अकेली ना गई हो, उसको एक नई जगह पर नए राज्य में जाकर नए लोगों के बीच एक नई नौकरी करनी थी।
उसका अस्तित्व तलाशना था। अपने अस्तित्व की इस जद्दोजहद में साधना पिता आज्ञा से निकल पड़ी। माता अधिक शिक्षित न होने के कारण इस तरह की किसी भी नौकरी के लिए उसको जाने की आज्ञा कदापि न देती, अतः माता से चर्चा की ही नहीं गई। माता की अनुपस्थिति में ही पिता ने साधना को घर से निकलने की सलाह दी। अनजानी जगह, अनजाने लोग, साथ ही अनजाना काम। जहाँ विद्यालय में बच्चों की मात्रा किताबी ज्ञान तक रहती है, वहीं वार्डन एक ऐसी नौकरी है जहां बच्चों को हॉस्टल में रहते हुए उनका ध्यान रखना, उनके छोटे छोटे कामों को उनके साथ करवाना, उनकी शिक्षा का ध्यान रखना। अपने छोटे से बेटे को छोड़कर साधना किन्हीं अमीर माता पिता के बच्चों को हॉस्टल में संभालने चल पड़ी। समय बीतता गया। छुट्टियों में कुछ दिनों के लिए वह अपने माता पिता के घर आती, तब वह प्रयास करती कि अपने बेटे के साथ अधिक से अधिक समय बिता ले, परंतु साधना को वो थोड़े से दिन काटने भी कभी कभी बहुत मुश्किल पड़ जाते थे। परंतु बच्चे के साथ बिताया हुआ एक एक पल वह अपने सपनों में संजो कर रखती थी, क्योंकि उसी के सहारे अपना समय बिताना था उसे। अगली छुट्टियां आने का इंतज़ार करती। कुछ साल का अनुभव प्राप्त करने के पश्चात उसको एक ऐसा हॉस्टल मिल गया जहां लड़कियों के हॉस्टल के साथ ही लड़कों का हॉस्टल भी था, साथ में विद्यालय भी था। उसने अपने बेटे का दाखिला उसी विद्यालय में करवा दिया। शिक्षा व अन्य खर्चों के लिए उसका अन्य कार्य जैसे वार्डन के साथ साथ उसको बच्चों को स्कूल में पढ़ाना भी पड़ता था, जिसके लिए उसे अतिरिक्त आय मिल जाती थी, जिसके सहारे वह अपने बेटे की स्कूल की फीस आसानी से दे सकती थी। अब वह अपने बेटे को हर शाम आधे घंटे के लिए देख में लेती, उससे 2-4 बातें कर लेती थी। माँ के हृदय को एक ऐसा सुकून मिला जिसकी कीमत शायद ही कोई समझ सके। अब नौकरी भी अच्छी चलती थी, पैसे भी ज़्यादा मिल रहे थे, पुत्र के विकास का सुख भी उठाना हो रहा था। ये दिन भी बीतने को आ रहे थे। समय का पहिया कब ठहरता है, चलते पहिए में हर बार नए भाव आते जाते रहते हैं। गम, खुशियाँ, सहयोग, असहयोग, उन्नति, अवनति। अब समय आ गया था कि पुत्र 12वीं कक्षा पास कर चुका था। अब समस्या वहीं आ खड़ी हुई थी, वह नानी नाना के घर जाकर रहे या फिर अन्य हॉस्टल में। विद्यालय में तो साधना स्वयं नौकरी कर रही थी, तो फीस कम देनी पड़ती थी। अन्य शिक्षकों का सहयोग भी मिल जाता था बच्चों को पढ़ाई में। अब कॉलेज की फीस तो देनी ही थी, पर हॉस्टल की फीस उन पर भारी पड़ रही थी। स्वाभिमान जहाँ व्यक्ति को सर उठाकर जीने का रास्ता दिखाता है, वहीं स्वाभिमान व्यक्ति को हालात के कटहरे में भी खड़ा कर देता है। साधना उसी कटहरे में खड़ी थी जहाँ छोटे से बच्चे को स्नेह टुकड़ों में मिला था, वहीं अब उसका भविष्य भी उसकी राह देख रहा था। जब तक एक उम्र तक सांत्वना और सहयोग ना मिले तो सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ना कठिन हो जाता है। माता पिता चाहे कितने भी गरीब क्यों ना हो, अपने बच्चे को आशीर्वाद की पूंजी तो देते ही हैं। बस उस पूंजी से बहुत से छात्र शिखर तक पहुंच जाते हैं, परंतु साधना को वही ना मिल पाया, ना वो आगे स्थानांतरित कर पाई। युवा अवस्था के बच्चे को लगाम लगाए रखना भी बहुत ज़रूरी था। वह शीघ्र ही क्योंकि रास्ता भटक जाते हैं। यहाँ साधना थोड़ी धनी थी। हुआ यूँ कि बेटे ने शीघ्र ही अपने छोटे जूनियर्स को कुछ ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया था।